हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह संसाधन पर आधारित है। तो प्राकृतिक संसाधन आज का हमारा टॉपिक है। इस वीडियो में आपको संसाधन के बारे में जो है डिटेल से बताया गया है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको दिए गए हैं। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। इसके साथ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जो है बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको सब कुछ जो है फ्री मिल रहा है। नोट्स से लेके सब कुछ जो है फ्री मिल रहा है। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। जितना मैं कवर कर रहा हूँ उसका जो है पूरा आपको जो है फ्री उपलब्ध कराऊंगा। तो इसमें जो हमारी पहली हेडिंग है वह है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन होते क्या है, आप लोग परिभाषा पढ़ लीजिएगा, मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। वह संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक संसाधन को हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसमें जो है प्राकृतिक संसाधन में जैसे हमारे आते हैं सौर ऊर्जा या सौर प्रकाश, वायुमंडल, या आप कह सकते हैं पवन या वायु। इसके बाद जो हमारा आता है जल, भूमि एवं सभी प्रकार के खनिज एवं वनस्पति एवं पशु जीवन के इसके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आता है पशु जीवन या जीव जंतु या जंतु जगत के जो हमारे जंतु हैं वो, इसके साथ वनस्पति, तो यह पादप जगत, तो यह सब जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं हमारे। नीचे जो है आपकी हेडिंग है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो प्राकृतिक संसाधनों को निम्नलिखित प्रकार से जो है वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर जो है पुनः प्राप्ति की दृष्टि से संसाधनों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। एक हमारा नवीनीकरण, एक दूसरा होता है अनवीनीकरण। तो दोनों को हम समझ लेते हैं एक पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है हमारे जंतु एवं वनस्पति, आप कह सकते हैं जंतु जगत एवं पादप जगत। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत हमारे आते हैं जंतु एवं वनस्पति। इसके बाद है अजैविक। अजैविक के अंतर्गत आते हैं हमारे नवीनीकरण व अनवीनीकरण। अनवीनीकरण को जो है परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं, जो हमारे जो है पुराने समय से यूज किए करते आ रहे हैं। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि अनवीनीकरण को परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं। इसमें जो है हमारे नवीनीकरण के अंतर्गत आते हैं हमारी वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा। इसके साथ जो है जंतु जगत भी जो है नवीनीकरण के अंतर्गत आता है एवं वनस्पति जगत भी नवीनीकरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है पुनः किया जा सकता है, इसका उपयोग जो है दोबारा किया जा सकता है, इसलिए इसे नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अनवीनीकरण में वह संसाधन आते हैं जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। तो इसमें जो है जीवाश्म ईंधन का भी जो है दोबारा निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसके निर्माण में जो है लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। इस वजह से इसे अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं, इनको थोड़ी डिटेल से समझते हैं। तो पहला है इसमें जो हमारा नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, तो आप परिभाषा पढ़ लीजिए, मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ कि वह संसाधन जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, जो खत्म नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम नवीनीकरण संसाधन। वह संसाधन जो खत्म नहीं होते हैं, जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, जिनका निर्माण दोबारा किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं नवीनीकरण संसाधन। इसमें जैसे हमारे आते हैं जल, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा की शक्ति, पवन शक्ति, मृदा, वनस्पति। क्योंकि वनस्पति जैसे खत्म हो सकती है तो उसका दोबारा उत्पत्ति भी कर सकते हैं। यदि आप वृक्ष काट दें, उसके बाद अगर दोबारा वृक्ष वहां पर लगा दें, उसको पानी दें, तो वो दोबारा ग्रोथ कर जाएगा। तो वनस्पति, इसके साथ जो है हमारी जंतु जगत, क्योंकि जंतु जगत भी प्रजनन के माध्यम से जो है विकास कर सकते हैं। तो यह सब जो है हमारा आता है नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन बिल्कुल नवीनीकरण संसाधन का विपरीत होता है, जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे संसाधनों को बोलते हैं अनवीनीकरण संसाधन। वह संसाधन जिनका प्रयोग एक बार करने पर वह नष्ट हो जाते हैं, उनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, उनको बोलते हैं अनवीनीकरण संसाधन। और यदि इसका निर्माण दोबारा करते हैं तो इसमें करोड़ों साल का समय लगता है। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है जीव जगत जो है हमारे जंतु जगत और वनस्पति जगत के जो है नीचे दबे होने के कारण, जमीन में दबे होने के कारण उन्हीं से बना हुआ है जो पेट्रोलियम हमारा। तो आप बोल सकते हैं कि सर दोबारा भी बना सकते हैं, तो दोबारा बना सकते हैं, लेकिन इसमें करोड़ों साल लगते हैं। तो इतना जो है निकट भविष्य में जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते हम एक बार नष्ट होने पर। तो यह सब जो हमारे आते हैं अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत। इसे हम कौन से बोलते हैं, परंपरागत संसाधन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है परंपरागत संसाधन। तो इसमें जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण में, जैसे हमारे धात्विक और अधात्विक खनिज, जो हमारे जितने प्रकार के खनिज होते हैं वह भी हमारे जो है अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम जो है हमारा अनवीनीकरण के आते हैं, कोयला आदि इस प्रकार के जो संसाधन है वह अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है आजैविक संसाधन, दूसरा होता है जैविक संसाधन। आजैविक संसाधन मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें हमारे नवीनीकरण और अनवीनीकरण आते हैं। जो जैसे आप कह सकते हैं अकार्बनिक जो है संसाधन होते हैं हमारे, वह होते हैं आजैविक, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको बोलते हैं आजैविक संसाधन। इसमें खनिज भी आते हैं हमारे, ठीक है, और अकार्बनिक संसाधन आते हैं, पेट्रोलियम, ये सब जो है हमारे अकार्बनिक संसाधन हैं। तो अजैविक संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक और अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिसमें जीवन क्रिया नहीं होती है। जल, जमीन तथा खनिज आदि प्रकार के जो संसाधन हैं अजैविक संसाधन होते हैं। जैविक संसाधन कौन से होते हैं? तो जैव मंडल में स्थिर अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जो है जैविक संसाधन आते हैं, जिसमें हमारे जो है जंतु जगत आता है, वनस्पति पादप जगत आता है। तो इसमें सब जो है जितने प्रकार के जंतु होंगे और जितने प्रकार के हमारे पादप होंगे, वनस्पति होंगे, यह सब जो है जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। तो उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया है। इसमें जो परिभाषा है वह आप पढ़ सकते हैं। पहला जो है आपका ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य के आधार पर, मतलब कि किस उद्देश्य के लिए कौन सा संसाधन का उपयोग किया जाता है। तो ऊर्जा संसाधन में जो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम किन किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं? तो वन एवं आप कह सकते हैं वन, आप कह सकते हैं इस प्रकार से, देखिए हमारे शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम खाना जो खाते हैं वनस्पति, तो उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो आप कह सकते हैं वो है। तो वन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा आदि सब नवीनीकरण संसाधन हैं। तो यह जो है इसके साथ अनवीनीकरण संसाधन भी जो है ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, तो यह सब जो है ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कच्चा माल। तो कच्चा माल के आधार पर जो है संसाधन जो हमारे हैं तीन प्रकार में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर संसाधनों को कितने प्रकार से बांटा गया है? तीन प्रकार से। यहाँ पर जो लिखा है कच्चा पदार्थ औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है। ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ आप लोग जानते हैं, जो हमारे जितने भी खनिज हैं उन सभी को बोलते हैं खनिज पदार्थ, जिसमें हमारे आते हैं अयस्क, अलोय धातुएं, आप कह सकते धात्विक, अधात्विक धातुएं, गंधक, नमक, चूना, पत्थर, चौक, बालू इत्यादि जो है, पत्थर, मिट्टी, कुछ भी है जो हमारे जो है खनिज के अंतर्गत आता है, जो वह जो होते हैं हमारे कच्चे माल के अंतर्गत। एक होता है खनिज पदार्थ। दूसरा आपका वनस्पति। तो वनस्पति आप लोग जानते हैं, जो वनस्पति से हमें प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं हम वनस्पति वाले। जैसे हमारी लकड़ी हुई, रेशेदार उत्पाद हुए, गोंद हुई, रबड़ हुई, तेल हुई, बीज, छाले, कार्क, शैवाल एवं इसके साथ फल, कुछ भी जो हमें प्राप्त होता है जो वनस्पति से, वह जो है हमारे वनस्पति के अंतर्गत आता है। इसके बाद पशु। तो पशु के अंतर्गत जो आते हैं पशु होते हैं, जिससे हमें क्या मिलते हैं? बाल मिलते हैं पशुओं से, पशुओं का मांस मिलता है, ऊन मिलती है, चर्बी मिलती है, तेल मिलता है, तो यह सब जो है सींग, तो यह सब जो है पशु से जो है जिस पशुओं पर आधारित जो जितने भी हमारे उद्योग हैं, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग हैं, उनको जो कच्चा माल पशुओं से मिलता है, पशुओं के, तो उसको बोलते हैं हम पशु कच्चा माल पे। ठीक है, तो पशु से आप समझ गए होंगे, जो पशुओं से हमें कच्चा माल मिले, वनस्पति से जो हमें कच्चा माल मिले, खनिज पदार्थों से जो हमें कच्चा माल मिले, तो यह औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख जो होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, किसी भी देश का विकास जो उसके प्राकृतिक संसाधन पर डिपेंड करता है। किसी भी देश का विकास आप कह सकते हैं या समृद्धि उसके प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करता है। तो भारत में जो है प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करने से जो है हमारे जो है विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का जो है दोहन किया जा रहा है बहुत ही गलत तरीके से, तो इसमें विकास के नाम पर जो है विनाश भी होता है साथ में। इसके साथ जो है कुछ क्वेश्चन आंसर आपके दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर हैं, तो आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है और आपको जो है याद करना है। साथ में नोट्स के जरिए भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो है क्वेश्चन फंस सकता है। तो हम देख लेते हैं हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो हमारा परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। यदि पूछा जाए कि परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो उसका नाम है अप्सरा, और इसकी शुरुआत सन 1956 में की गई थी। इसके बाद इसके साथ जो है न्यूट्रॉन आपका रिएक्टर पूछा जाता है कि यदि भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है, तो वह है कामिनी, और इसकी शुरुआत जो है आपकी 1988 ईस्वी में की गई थी। तो हमारा परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, और न्यूट्रॉन रिएक्टर जो है आपका इसमें लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन रिएक्टर वह है आपका कामिनी। सन 1988 ईस्वी में इसका जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आपका वह है शून्य ऊर्जा एक्ट
पेरीमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है आपका, तो जल लीना है। शून्य ऊर्जा रिएक्टर पेरीमेंटल थर्मल रिएक्टर यदि पूछा जाए तो उसका नाम है आपका जल लीना। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है, तो वह है आपका कामिनी, जिसका जो है 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ था, तो सन 1969 ईस्वी से। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था, सन 1969 ईस्वी से हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो वह हुआ था आपका तारापुर महाराष्ट्र से। तारापुर महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है आपका, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, वह हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका, केंगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, तो वह है कर्नाटक में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम हमारा, ये पूछ सकता है कि यह परमाणु शक्ति केंद्र या रिएक्टर कहाँ स्थित है, तो वह आपके जो है राज्यों के नाम पूछ सकता है। तो रावत भाटा जो आपका है वह है राजस्थान में, और केंगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, भारत के भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश की संयुक्त परियोजना है, तो वह है भारत व भूटान की। चूखा जल विद्युत परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है, तो वह है भारत और भूटान की है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर है स्थित है, तो वह है आपकी शिव समुद्रम, और यह जो है कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना जो है आपकी वह कावेरी नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। देखिए, एक मैंने आपको बताया था परंपरागत स्रोत, तो नवीनीकरण को बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत, और अनवीनीकरण को कौन सा बोलते हैं, परंपरागत स्रोत। तो यहाँ पे है गैर परंपरागत, तो वह है बायोगैस। बायोगैस जो है निर्माण कर सकते हैं ना हम बार बार, तो नवीनीकरण वही तो है जिनका हम निर्माण कर लेते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, बायोगैस। बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है हमारी, है ना। तो यह सब जो है हमारा कौन से आते हैं, गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण पुनः किया जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है, तो सौर ऊर्जा से। और जो है अब हमारा देश जो है सौर ऊर्जा की तरफ अग्रसर है, जो है नवीनीकरण संसाधनों की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, तो ताप विद्युत से की जाती है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, ताप विद्युत, या आप कह सकते हैं कोयले से प्राप्त की जाती है। अभी जो है हमारे देश में सबसे अधिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त की जाती है, कोयले के द्वारा की जाती है, या ताप विद्युत से की जाती है। लगभग 68 से 69% जो है अभी जो है हम कोयले के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, तो वह की गई थी आपकी बिछिन जाम, सॉरी, तो पहली बार सुना मैंने भी। त्रिवेंद्रम का नाम, त्रिवेंद्रम के पास जो है एक कोई गांव का नाम होगा बिछिन जाम, तो वहाँ पर जो है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई थी। तो यह जो है मैंने नहीं सुना है नाम, त्रिवेंद्रम के पास में है बिछिन जाम, तो यहाँ पर जो है की गई थी। आप जो है गूगल मैप पर देख सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो वह है आपका गुजरात में। काकरापार जो है परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है, तो वह है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है एनटीपीसी का पूरा नाम है। एनटीपीसी की स्थापना सन 1975 में की गई थी। एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल, देखिए यहाँ पे थर्मल है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है, मतलब जो है जल के माध्यम से यदि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रो, है ना। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो एनएचपीसी का पूरा नाम है आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जब जो की गई थी वो की गई थी सन 1976 में, जून 1976 में की गई थी, और एनटीपीसी की स्थापना सन 1975 में की गई थी। इसके बाद आते हैं हम, एईसी का पूरा नाम क्या है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन या परमाणु ऊर्जा आयोग। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है हमारा, तो उसको बोलते हैं एईसी, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, एईसी की स्थापना की गई थी सन 1948 ईस्वी में।
इसके बाद है DAC का पूरा नाम क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ है एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAC का पूरा नाम है। इसकी स्थापना जो की गई थी सन 1954 ईस्वी में की गई थी। तो आपको इनके जो पूरे नाम जो है याद रखना है, अलग से मैंने दे दिए हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में क्वेश्चन पूरे, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका पूरा नाम क्या है, तो शॉर्टकट फॉर्म आ जाता है, नाम पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है आपसे। तो इसकी स्थापना जो कहाँ की गई थी, कब की गई थी, सन 1954 ईस्वी में की गई थी DAC की। इसके बाद है आपका तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र में हमारा स्थित है। नेक्स्ट आते हैं आपका, यह हम पढ़ चुके हैं, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान में है। केंगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, हमारा कर्नाटक में है। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, तो 20 जो है परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। भारत में परमाणु रिएक्टरों में कितने मेगावाट विद्युत पैदा की जाती है, तो वह है हमारी 4780 मेगावाट जो है ऊर्जा, आप कह सकते हैं विद्युत पैदा की जाती है अभी। इसका नेक्स्ट आपका, भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितने प्रतिशत है, तो 3% है। भारत में जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है, तो आप कह सकते हैं उत्पादक परमाणु ऊर्जा देश में जो है आपकी कितने 3% है, बाकी 69 के आसपास, 68 के आसपास जो है कोयले से उत्पन्न की जाती है। और उसके बाद जल से की जाती है, हमारी पवन ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है, और इसके साथ जो है तो पेट्रोलियम के माध्यम से भी की जाती होगी ऊर्जा उत्पादन। तो इस प्रकार से 100% ऊर्जा जो है हम उत्पादन करते हैं। तो भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल कितने प्रतिशत की जाती है अभी, वो है 3% की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट, चूखा जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के अंतर्गत आती है, तो भारत और भूटान के अंतर्गत है। हम पहले भी देख चुके हैं, क्वेश्चन जो है दोबारा आ चुका है। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो वह हुई थी दार्जिलिंग में। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, दार्जिलिंग में। सबसे पहले आप कह सकते हैं बल्ब जो जहाँ जला था वह कहाँ जला था, दार्जिलिंग में। इसके बाद नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है, तो 5वां स्थान। पवन ऊर्जा का उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो 5वां रखता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो 67। हाँ, तो वही मैंने बोला था 68 से 69, तो 67, कहीं पर आपको 68 भी मिल सकता है, 69 भी मिल सकता है। तो इसी के आसपास जो है आपकी कोयले से पूर्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है, तो वह थर्मल पावर प्लांट के लिए। ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है, थर्मल पावर प्लांट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है, तो 70% है। तो 70% जो है आपका ताप विद्युत का योगदान है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आप इसी को ले लीजिएगा, है ना। तो 70% का योगदान जो है आपका कोयले के माध्यम से या ताप विद्युत का योगदान होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, वह है तालचेर एवं इन्नौर किसके लिए विख्यात हैं। यह दो शहर हैं, या आप कह सकते हैं नाम है, जो यह किसके लिए विख्यात हैं, तो यह तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए जो है विख्यात है। यहाँ पे तापीय शक्ति संयंत्र लगे हुए हैं आपका तालचेर में और इन्नौर के में। इसके बाद है आपका, जो है मुझे स्वयं दिख नहीं रहा है, शायद को आपको नोट्स में दिख जाएगा, मंदा उल्टा मेगा पर्वत परियोजना कहाँ स्थित है, ऐसे ही कुछ है, तो वह गुजरात में है। आप देख लीजिएगा नोट्स में। इसके साथ फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ी हो रही है तो आप लोग देख लीजिए, 50 क्वेश्चन है, तो बस इतने ही आप देख लीजिए। 55 टोटल 55 क्वेश्चन है, तो बाकी जो है आप नोट्स के जरिए पढ़ सकते हैं। आप अभी चाहें तो वीडियो को रोक के आप स्वयं पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो भी आपको याद नहीं होंगे, मैं चाहता हूँ आपको याद हो, तो आप स्वयं इसको एक बार पढ़ें अच्छे से और देख लीजिए। इसको इनको भी पढ़ लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, नोट्स के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। इनमें से जो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आता है, इसमें दिख रहा है मुझे, तो वर्तमान भारत अपनी आवश्यकता के अलावा कितने प्रतिशत पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादनों पर आयात करता है, तो 70% है ना। इसके साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो जो है ख़त्म होती है। यदि आप वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए यदि कोई दिक्कत आती है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लें। और साथ में मैं बता दूं, इसके नोट्स, सारे नोट्स जो है आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, और साथ ही मेरे टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएंगे। दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ में यहाँ पर भी दी गई है आपको। तो टेलीग्राम, आप टेलीग्राम जो हमारा जो है नीचे
टेलीग्राम पर भी जो है आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ उपलब्ध है, और फेसबुक पेज पर भी पीडीएफ उपलब्ध है। तो दोनों से जो है आप डाउनलोड कर करके जो है पीडीएफ के माध्यम से भी जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।